शीथिया को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। सेजवन एडवाइजर्स के सीईओ हैं, काफ़ी टाइम से बाजार में एक्टिव है। ऑफ कोर्स सीईओशिप सेजवन की इनकी लीडरशिप में बढ़ रही है और इनफैक्ट बड़े बड़े क्लाइंट्स जोड़ते चले जा रहे हैं और पूरे देश में जो एक बिग एचएनआई सेगमेंट है उस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं, उनके बिहेवियर पे, उनके पोर्टफोलियोज पे। शरद, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज आप आते हैं हमारे शो पे, बहुत पसंद करते हैं हम आपके व्यूज़ को। सबसे पहले ये बताइए कि इस समय आपके हिसाब से किस तरह का बाजार लग रहा है? ये जो डर था कि इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे 12,000 11,000, वो सब बातें आ रही थी, लास्ट 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हुए उनको आप बाजार के लिए कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अजय, मैं आपको सुन भी रहा था और आपका कहना सही है कि जो 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुई है ये डेफिनेटली सेंटिमेंट्स पॉजिटिव करते हैं मार्केट्स के लिए, स्पेशली ऑयल में जो गिरावट आई है। बिकॉज ये एक कंसर्न था इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया इज लार्जली एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑन ऑयल। शॉर्ट टर्म अजय मार्केट कैन स्टिल बी वोलेटाइल मेरे हिसाब से। वी जस्ट स्टार्टेड टू सी input cost going down, commodities going down, which is definitely positive. So from जो fear angle था वो certainly कम हुआ है, but मेरे हिसाब से another quarter or two market could be volatile, but this is part and parcel of market अजय। Market volatility is something which हर investor को मालूम है, ये cost देना पड़ता है आपको अगर आप equities में हो। Long term perspective मेरे हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी है, काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। आप देख लीजिए जैन से लेकर अभी तक रिकॉर्ड एफआई आउटफ्लोज हुए हैं। एवरी मंथ 40,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस आउटफ्लो, इन स्पाइट ऑफ ऑयल बीइंग एट दीज एलिवेटेड लेवल्स, इंडियन मार्केट्स कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स बहुत कम गिरा है। दे आर डाउन प्रॉब्ली मिड टीन्स में होंगे और बाकी सब 20% प्लस गिरे। अपनी करेंसी की सिचुएशन देखिए, currency is also very very strong compared to other markets, so these are positive signs. Long term I would say market looks good, and more important businesses जो आप invest करते हो उसमें बहुत जरूरी है focus करना। bottoms up is the key मेरे हिसाब से। macro calls लेके market में investment नहीं करते। macro calls आप unnecessarily you'll end up doing lot of greed and fear led decisions। bottoms up रखोगे investment, अच्छी companies को invest करो, future looks good। From here on 3 to 5 years perspective things look good, and मेरे हिसाब से पैसे कमाने का अच्छा मौका है यहाँ से। बोलिए आपने शरद, इनफैक्ट हम लोग डॉलर आईएनआर देखते रहते हैं लेकिन ये मिस कर जाते हैं कि रुपी जो है वो पाउंड, यूरो और येन के मुकाबले तो स्ट्रेंथन हुआ है। एनीवेज ये जानते हैं आपसे, जो कमोडिटी फॉल आ रही है आपकी पोर्टफोलियो में किस तरह के इम्पैक्ट हो रहे हैं? कमोडिटी यूजर स्टॉक्स कौन कौन से? स्टॉक्स भले ही मत बताइए लेकिन कैटेगरीज बताइए जो बड़े डिफरेंट तरीके के कंज्यूमर्स के यूजर्स हैं। आपको लगता है कि वहां मार्जिन में थोड़ा रिलीफ आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जब Q4 के अर्निंग्स में उतना इम्पैक्ट नहीं आया था, बिकॉज मेजर आपको प्राइस हाइक दिखी थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। सो Q1 में मार्जिन इम्पैक्ट आएगा मेरे हिसाब से, ये नोन है आपको। Q4 में भी आया था इम्पैक्ट। सो लार्जली हमारी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए इनपुट कॉस्ट इज ऑयल डेरिवेटिव्स हुआ, या फिर उनके लिए फ्रेट कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अगर आप देखेंगे ये दोनों एंगल में काफी बढ़ोतरी थी और कई कंपनियों ने उसमें पास ऑन भी किया और कई कंपनी पास ऑन नहीं कर पाई, बिकॉज उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू पास ऑन वो 2 और 3 क्वार्टर के लैग में होते हैं। सो इमीडिएट Q4 में थोड़ा आपको मार्जिन प्रेशर दिखा होगा, बट मोर इम्पोर्टेंट इज अजय की वॉल्यूम जो है वो, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वॉल्यूम इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ डिमांड। वॉल्यूम में गिरावट नहीं आई है, अभी तक गिरावट आई नहीं और लग भी नहीं रहा है, बिकॉज हमने लास्ट 3 महीने में काफी प्लांट विजिट की हैं, काफी मैनेजमेंट से बात की, हमारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, और हमें हमेशा वही कंफर्ट मिला है कि डिमांड सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब रहा बात ये जो कॉस्ट है, ये मेरे हिसाब से अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है तो ये इन्हीं कंपनियों को बहुत फायदा होगा, बिकॉज जब कॉस्ट नीचे जाएगा तो वो कंपनियां अपना नीचे नहीं करेंगी, उनकी मार्जिन में आपको डेफिनेटली बढ़ोतरी दिखेगी। So overall things are looking very comfortable. Short term ठीक है, short term थोड़े headwinds हैं, but मेरे हिसाब से we are close to fag end। मेरे को लगता है fag end है in terms of margins जो अपने को देखी है वीक, ये हो गई है मेरे हिसाब से। अब ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ गई।
गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स खाने के तेलों की हम बात करें, एडिबल ऑयल में लगातार हम एक बार एक डाउन ट्रेंड देख भी चुके हैं और अभी भी ताज़ा खबरें भी आई हैं कि और प्राइस कट यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट सरकार ने कंपनियों को भी ये हिदायत दे दी है। लेकिन मेटल्स की अगर बात करें, कमोडिटी कीमतों में गिरावट है जिसका सीधा असर मेटल्स पर भी पड़ता दिख रहा है। यहाँ आगे चलकर और कितनी कमजोरी या फिर किस तरह के आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, मेटल्स में डेफिनेटली कमजोरी आई है। इसमें जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको इम्पैक्ट होता है एंड ये हमारा हमेशा फोकस रहा है। एज अ हाउस हम स्ट्रेट अवे मेटल कंपनीज को नहीं खेलते, हम उनमें इन्वेस्ट करते नहीं है बिकॉज उनमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है और जब साइकिल आपके फेवर में नहीं रहती तो इन्हीं कंपनियों में नुकसान बहुत होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर वो स्पेस समझ में आता नहीं है, जैसे हम एज अ हाउस एज सेजवान हमें स्ट्रेट अवे मेटल्स प्ले करना अच्छा नहीं लगता बिकॉज हमारे लिए वो कमोडिटी है। हम यूजर्स जो हैं, जो मेटल के यूजर्स हैं, जिनको बेनिफिट होगा, वो जो भाव नीचे गिरे उसके कारण उनको उनका इनपुट कॉस्ट में बेनिफिट होगा, उनमें ज्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना। सी मेटल्स कुड गो डाउन फर्दर आल्सो बिकॉज इवेंचुअली इट इज लिंक्ड टू अपना ग्लोबल क्या इकोनॉमी सिचुएशन है एंड विद द फियर ऑफ स्लो डाउन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कितना हद तक नीचे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। शरद, गुड आफ्टरनून। प्रियंका यार, एक मैक्रो व्यू भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। हालांकि ये कंसर्न बाजार के लिए बहुत बड़ा रहता है लेकिन अभी बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं दिख रहा है या फिर एब्सोल्युटली एब्सेंट दिख रहा है। वो है कि भले ही हम रिसेशन के फियर्स की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया ने कंटिन्यूसली एज अ रेजिलेंट मार्केट दिखाया है। आप दूसरे इंडेक्सेस के आगे इतना नहीं गिरे हैं लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ग्रोथ के फियर्स, क्योंकि इंडिया स्टिल इन अ ग्रोथ स्टेज, आपको लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईज जरूर अपना रुख बनाते हैं जब ऑलरेडी कंट्रीज जो होती हैं वो ग्रोथ स्टेजेस में होती हैं या ग्रोइंग होती हैं? अभी फिलहाल के लिए वो ट्रिगर लगता है जैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन एफआईज का ये जो ट्रेंड है जो वापस आना है वो कब से रिज्यूम हो सकता है? क्या इस पर कोई टाइम किया जा सकता है? वेल, अगर टाइम किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती, बट लेट मी टेल यू, एफआई एग्जिट्स, आप सही बोल रहे हैं, ये एग्जिट्स केवल इंडिया में नहीं अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट्स है एंड देयर इज अ रीजन बिकॉज एफआई कि ये जो सिचुएशन है वो मनी टाइटनिंग सिचुएशन है। सो लूज मनी जो थी अवेलेबल अब वो अवेलेबल नहीं है, सो दे हैव टू एग्जिट एंड दे हैव टू फोल्ड अप देयर पोजीशंस। वो एक सिचुएशन है एंड एट द सेम टाइम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रही है, यू हैव नॉट सीन एन एनवायरनमेंट ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन यूएस फॉर लॉन्ग टाइम। ये सब भी एक रीजन है टू क्रिएट दैट फियर एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर यू आर सीइंग, आप जो देख रहे हो अभी एग्जिट्स ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। बट अगर आप देखो ऑफ लेट थोड़ा एग्जिट जो क्वांटम है वो कम भी हुआ है। मैम मेरे हिसाब से इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि कब एफआई वापस आएंगे, बट लुक्स लाइक कि यहां से जब सेलिंग अपनी कम धीमी हो रही है एंड विद दिस इन्फ्लेशन सिचुएशन लुक्स टू बी, मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशन सिचुएशन अब बेटर होनी चाहिए बिकॉज अगर इनपुट कॉस्ट गिर रहे हैं, कमोडिटीज गिर रही हैं तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हाई जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस थी उसमें कम होगा एंड होपफुली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो डर है यूएस में कि यहाँ से भी 2% और बढ़ सकती है इंटरेस्ट रेट, अगर उसमें उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो जो इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो थोड़ा स्मूदन आउट हो जाएगा एंड होपफुली नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर मेरे को लगता है एफआईज विल कम बैक एंड इंडिया मेरे हिसाब से एज अ मार्केट विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियरीज बिकॉज हमारी जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो काफी बेटर है, हमारे मैक्रोस काफी बेटर है। सो वी होप फॉर द बेस्ट कि व्हेन दे कम बैक विद द बैंग। जस्ट अ लिटिल मोर क्लैरिफिकेशन, आपने कहा कि हाफ ऑफ दिस ईयर, लाइक वी आर ऑलरेडी हाफ द ईयर डाउन, तो आप कहना सेकंड हाफ मतलब लास्ट क्वार्टर काइंड ऑफ थिंग? यस, मे बी आफ्टर 2-3 months, maybe last quarter. Sure. शरद, हमने देखा आपके पास कुछ कंज्यूमर लेंडिंग कंपनीज हैं अपने पोर्टफोलियो में। कंज्यूमर लेंड आज बजाज फाइनेंस देखिए 5% ऊपर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया है, फर्स्ट क्वार्टर अपडेट। इनका बेनिफिट, और दूसरा लेंडर्स को एक बॉन्ड यील्ड नीचे आने का भी सेंटिमेंट रब ऑफ मिल रहा है। क्या ये सेंस आ रहा है कि यहाँ से एक तरफ तो कंज्यूमर लेंडिंग पिकअप हो रही है और दूसरा रेट हाइक की जो ट्रैजेक्टरी है वो मीडियम टर्म में प्राइस्ड इन हो गई है, वो डिमांड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है? आपकी क्या व्यू है कंज्यूमर लेंडर्स पे? अजय, आपकी बात सही है। आई थिंक कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेसेस में रेजिलियंस दिखाई है एंड सिचुएशन ऑफ लेंडिंग आल्सो एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सीन डबल डिजिट ग्रोथ्स आल्सो, बट एज अ हाउस हमारा कन्विक्शन या हमारा कंफर्ट ऑन दीस प्योर पिल बिजनेस उतना नहीं है, बिकॉज हम जो देखते हैं, हमारा क्राइटेरिया होता है कि अगर हम देखते हैं कंपनी की अर्निंग्स नेक्स्ट 3 से 4 साल में डबल हो रही है नहीं, हमारा मेन असेसमेंट वही रहता है। हमें लगता है स्टैंडिंग टुडे कि
वो सिचुएशन हम प्योर प्ले लेंडिंग बिजनेस में नहीं देखते. यस, देयर आर फ्यू निश फाइनेंशियल्स, जैसे हाउसिंग फाइनेंस इज समथिंग व्हिच वी एज अ हाउस लाइक, बट प्योर प्ले कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेसेस एज ऑफ नाउ फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव व्हाट वी लुक फॉर नहीं लगता. और प्लस वैल्यूएशन में भी उतना कंफर्ट नहीं है. अगर आप देखोगे अभी भी ये सब कंपनीज की वैल्यूएशंस आर स्टिल way off the historical averages. Net environment is looking good, but is this environment something which we like for investment perspective? वो as of now नहीं दिख रहा है. We prefer housing finance better and much better place than consumer finance. Right. Housing finance पे आप bet कर रहे हैं among lenders. शरद, आपने अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंट्रिक क्या एडिशंस किए हैं पोर्टफोलियो में? नाम नंबर बताइए, लेकिन कैटेगरी ऑफ प्लेस बताइए, क्योंकि एक सेंस ये आ रहा है कि चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, बड़े बैंकर्स बोल रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ इज बैक, कैपिटल गुड कंपनीज बोल रही हैं कि ऑर्डर बुक्स पिकअप हो रहे हैं, अर्ली साइंस ऑफ कैपेक्स हैं, चाहे वो ग्रीन कैपेक्स हो या नया तरीका कैपेक्स हो, लेकिन कैपेक्स का सेंस आ रहा है. कैपिटल गुड स्टॉक्स 8 साल से साइडवेज थे, उनको कमोडिटी फॉल का ही बेनिफिट आता है. आपने इस तरह कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लेज स्टडी किए हैं या ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियोज में? Yes, Ajay. So you're right. हमारा भी यही थीम है और हमारा भी यही बिलीव है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के डायनेमिक्स हैं, ये काफी इवॉल्व किए ऑन द बेटर साइड है. एंड हमारे हिसाब से 3 थीम जो लार्जली डोमेस्टिक में प्ले कर रही है, दैट इज वन इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. ये एक बहुत बड़ी थीम है और ये बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं एंड वेरियस मल्टीपल सेक्टर्स गेट इन्वॉल्व. सो डोमेस्टिक थीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण हमको लगता है इंडिया, एक तो domestic demand itself is good. So we are trying to play domestic manufacturing through specialty chemicals. We are playing through even pharmaceuticals, niche pharmaceutical companies. ये 2 हम domestic manufacturing से play करते हैं. और हमारे हिसाब से रियल एस्टेट इंडिया में जो रिवाइवल है, ये काफी समय तक अब जो लनलेस थी 10 साल की, वो हटी है और लुक्स लाइक कि एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 4-5 years आपके जो आगे के 4-5 साल हैं, यहाँ से और अच्छे लगते हैं. तो रियल एस्टेट ऑल्सो एज अ सेक्टर वी लाइक एंड वी प्ले रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑल्सो. या फिर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है थीम, उसके कारण एक्सपेंशन होगी, उसके कारण आपने जो बोला केपेक्स होगा, काफी फैक्ट्रियां बनेगी, तो बिल्डिंग मटेरियल्स जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो बिल्डिंग मटेरियल्स में भी आपके काफी सेक्टर्स हैं, जैसे आपके बिल्डिंग मटेरियल्स में केबल्स एंड वायर्स हैं, आपके स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब प्लेयर्स हैं. इनफैक्ट रियल एस्टेट से जो बेनिफिट होगा वो होम इंप्रूवमेंट को होगा. सो देयर आर टाइल प्लेयर्स, ऑल दीज, देयर आर पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर्स. सो मेरे हिसाब से ये ऑल इन ऑल दीज आर द थिंग्स व्हिच विल डू वेल. हमको ये लगता है कि आज के युग में और द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग, ग्लोबल डायनेमिक्स और डोमेस्टिक डायनेमिक्स जो इवॉल्व हो रही है, इट्स वेरी प्रूडेंट कि आप दोनों थीम्स को प्ले करो. आप डोमेस्टिक में भी थीम्स को प्ले करो जो हम ट्राई करें. इवन कंपनीज जो लगता है जो एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट ले पाएंगे, जो एक्सपोर्ट मार्केट में गेन करेंगे शेयर. हो सकता है ग्लोबल वी नॉट, एज अ ग्लोब वी नॉट ग्रो, अपनी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन वो कम हो, बट वी आर वेरी वेल स्लेटेड. स्पेशली देयर आर सेक्टर्स जहाँ पे कंपनीज आर एबल टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स. सो वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप वो स्पेस को कैसे खेल सकते हो, बी इट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज. सो अ मिक्स ऑफ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक थीम इज व्हाट आर फोकस इज. एंड हमको लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल दोनों थीम में देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू पिक. शरद, आपने अच्छे खासे इंडिकेशन दे दिए. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स, आई एम श्योर समझने वाले उन स्टॉक्स को भी समझ गए होंगे. और ये सारे स्टॉक्स हम लगातार अपने व्यूअर्स को बताते भी रहते हैं. तो होम इंप्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टाइल्स, ये सारे सेगमेंट है, रियल एस्टेट, जो यहाँ शरद को पसंद आते हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आज समय देने के लिए और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए अब